हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। जो टॉपिक है इसके कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाए थे। इस वजह से वो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मतलब प्रीवियस वीडियो में हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज की इस क्लास में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। साथ ही अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जिसमें हमने इन सारे पॉइंट को क्लियर कर लिया, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझा है बिल्कुल ब्रीफली तरीके से। तो ये जो 5 पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट 5 पॉइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो के क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पहले देख लेना, देन आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की जो रिमेनिंग 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो आज इस क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये वैसे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बट इसके अंदर काफ़ी सारे दूसरे पॉइंट इंक्लूड है, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। साथ ही अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद ड्रीम को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको यहाँ से सारे जो भी आपका सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करवाती हूँ, आपको सही तरीके से समझाती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और साथ ही शेयर भी जरूर कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है डिविजिबल प्रॉफिट से। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है। तो इस लाइन को पढ़ के और बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, देन उसके बाद में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब तो ये है कि जो भी लाभ हुआ है, जो भी फायदा हुआ है कंपनी के अंदर। डिविजिबल का मतलब क्या है कि जो भी ऐसे प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑब्जेक्टिव से रखा गया, उनका जो मेन मोटिव है अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि प्रॉफिट के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि प्रॉफिट को रिटेन कर लिया जाए आगे के काम के लिए, या प्रॉफिट को इस साल हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, अपने पास ही रिटेन रखेंगे। तो कई सारे ऐसे पर्पस हो सकते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट को हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि अब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर हो, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हो, मतलब कि कंपनी में जिनके बीच में भी जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है और उसको अनाउंस भी कर देते हैं कि अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, तो वो कहलाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको पता चल गया होगा डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। प्रॉफिट का ही एक पार्ट है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे अनाउंस कर दिया जाता है एक तरीके से, जिसको हमने फाइनली मान लेते हैं कि अब इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, इसको कंपनी के अंदर रिटेन के रूप में नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो प्रॉफिट है जो कि आपके शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल रहते हैं डिविडेंड के लिए, मतलब कि उनको ये जो डिविडेंड है या उनको उनके लिए ही अवेलेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। साथ ही साथ जब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उससे पहले जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पे, जो भी टैक्स पे करना हो, जो भी हमें पास्ट लॉसेस हो सकते हैं। मतलब पास्ट लॉसेस का मतलब ये है कि पिछले सालों में अगर कोई हमें हानि हो गया होगा कंपनी के अंदर, उन सभी पास्ट लॉसेस को, और अगर मान लो हो सकता है 1-2 काम दूसरे तरीके से हो, जैसे कि रिजर्व हो जाते हैं, कई बार हमें प्रोविजन बनाने होते हैं। मतलब कि एक प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को, इन सभी को घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट, जो अमाउंट बचता है, रिमेनिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये है ऐसा प्रॉफिट जिसमें से सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को माइनस करने के बाद देन जो अमाउंट बचता है, जिसको हम मान लेते हैं फाइनली कि अब इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने शेयर होल्डर के बीच में, अपने पार्टनर्स के बीच में, तो ये कहलाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। उसके साथ में एक लाइन है यहाँ पे, The profit available for dividend should not include profit arising out of revaluation of fixed assets and other capital profit। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने आपको रीड करके भी बताया कि ऐसे प्रॉफिट जो कि आपके फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन के थ्रू हमें प्राप्त मिला है, मतलब वो हमें मिला है, या किसी कैपिटल प्रॉफिट की वजह से मिला है, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट है तो उसको हम डिविडेंड के लिए नहीं मानते हैं। मतलब कि उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। कहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर नहीं किया जाता है। इस वजह से डिविडेंड जो है, नो डिविडेंड कैन बी पेड और डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके के जो भी प्रॉफिट है, कैपिटल है, उसको कैपिटल में से डिक्लेयर नहीं माना जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब सिर्फ वही प्रॉफिट है जो कि अर्न किया गया है सिर्फ और सिर्फ अपने सेलिंग और परचेजिंग के थ्रू। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिविडेंड एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि डिविडेंड जो है, जिसे हम फ़ायदा बोलते हैं, लाभ बोलते हैं,
तो ये जो डिविडेंड है इसको हम अकाउंटिंग तौर पर किस तरीके से लेते हैं, इसको हम जो हमारे खाते होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, उसमें हम किस तरीके से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि डिविडेंड का मतलब होता है कि प्रॉफिट, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो कि रिटेन नहीं किया जाएगा बिजनेस के अंदर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर के बीच में, उनका जो भी एक पोर्शन रहता है, मतलब कि उनका जो भी रेशियो रहता है कंपनी में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करे, चाहे वो कैपिटल को शेयर करे, जो भी उनके बीच में प्रोपोर्शन रहता है, रेशियो रहता है, उसमें उनको डिवाइड कर दिया जाता है। एज पर सेक्शन बात करें 235 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो जो टर्म है डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड, इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ में ही जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड इज अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। ध्यान रखना हमेशा जो डिविडेंड है वो एक शेयर के तौर पर है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का। उसके बाद में देखो एक लीगल प्रोविजन है कि डिविडेंड को किस तरीके से पे किया जाता है, या किस तरीके से इनको हम लीगल तौर पर मानते हैं कि किस तरीके से उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो डिविडेंड है सबसे पहले से कैलकुलेट किया जाएगा, किस रेट पे किया जाएगा, प्री सब्सक्राइब रेट किया जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर के बेस पे। मतलब शेयर का जो भी पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू क्या होता है, जैसे कि कंपनी जब इशू करते हैं अपने शेयर को या डिबेंचर को, तो एक अमाउंट लेके चलते हैं कि हमें इतने रुपए पे पर शेयर को इशू करेंगे, डिबेंचर्स को करेंगे, लेकिन बाद में जब हमें फाइनली जब अलॉटमेंट वगैरह हो जाता है, देन उसके बाद में पेड अप एक आता है जहाँ पर उतने रुपए पे जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो कि एक्चुअल में पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेड अप वैल्यू। तो इसको भी हम उसी बेस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया है कि 20,000 के इक्विटी शेयर, मतलब 20,000 के यहाँ पे इक्विटी शेयर है, 5% है इनके ऊपर डिविडेंड, और 10 रुपये ईच है, मतलब इशू तो किया गया था 10 पे, बट उनका जो पेड अप वैल्यू है वो 8 रुपीज़ है। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो 20,000 है आपका ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। जब आप 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1,60,000 आ जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर हम निकालेंगे 5% निकालेंगे, तो आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 8,000। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में देखो नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है, ध्यान में रखना इस चीज़ को कि कॉल इन एडवांस पे कभी भी हम उसको डिविडेंड को नहीं पे करेंगे। उसके बाद में जब भी आपके डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले जो भी एक परसेंटेज रहता है जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर अचीव मिलता है, जो कि हमने रिटेन उसको बना के रखा था या उसको हमने कलेक्ट करके रखा था, तो वो जो है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसीडर। मतलब जो भी कंसीडर किया गया है फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब कि उनका ईयर कोई भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रॉफिट है इसको, मतलब ये जो डिविडेंड है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसका जो भी परसेंटेज रहेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी शेयर इशू के ऊपर कोई भी एक्सपेंस हो जाता है, या हो सकता है कि हमने जो शेयर है वो हमने इशू किया था डिस्काउंट पे, या दूसरे केसेस हो सकते हैं जैसे कि हमने इशू किया था डिवेंचर पे, उस पर हमने राइट ऑफ किया था थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के। तो ये जो भी एक यहाँ पर जो एक्सपेंसेस दिख रहा है आपको, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो डिवेंचर्स का हो, चाहे वो आपका राइट ऑफ का क्यों ना हो, इन सभी को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इनको राइट ऑफ किया जाता है। मतलब कि इन सभी एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है इसको एक तरीके से मेंटेन कर लिया जाता है, वहाँ से इसको इक्वल कर लिया जाता है। मतलब जो भी हानि हुआ है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको लेके उसको मेंटेन कर लिया जाता है। जो भी आपका राइट ऑफ किया जाएगा किसी सर्टेन ईयर में, ये हमेशा शो किया जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से हो सकता है कोई भी अनमोर्टाइज पोर्शन हो सकता है, जो मतलब हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। कौन से हेडिंग के अंदर, अदर नॉन करंट एक्सपेंसेस के अंदर शो करेंगे बैलेंस शीट में। साथ ही साथ ये जो आपका टाइम रहेगा अमोर्टाइज का, ये ओवर देन 12 मंथ का होना चाहिए। और अगर कोई अनमोर्टाइज पोर्शन हो सकता है जो कि हमने राइट ऑफ किया है 12 मंथ के अंदर, देन हम उसको डिस्क्लोजर कर सकते हैं अंडर द हेड ऑफ अदर करंट एसेट्स के अंदर। साथ ही आपका जो एक सेक्शन है इसके अंदर बताया गया कोई भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी में किसी भी चीज़ को इशू किया जाता है, चाहे आपके शेयर हो चाहे आपके डिवेंचर हो, तो उससे पहले प्रीलिमिनरी एक एक्सपेंसेस रहता है जो कि आपके इशू से पहले के एक्सपेंसेस रहते हैं। तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं इन द ईयर इन विच दे हैव बीन इंक्योर्ड, कि जिस भी साल में इनको इंक्योर्ड किया जाएगा उस साल में इसको राइट ऑफ किया जाएगा। आपका जो कॉल इन एरर है ये आपका देन डिविडेंड इज पेड ऑन द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, कि अगर मान लो कोई भी कॉल इन एरर हो सकता है,
कॉल इन एरर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हमने इशू किया है शेयर को या डिबेंचर्स को किया है, तो वहाँ पर जो भी हमारे होल्डर्स है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स होल्डर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने अगर कोई भी अमाउंट को पेड अप नहीं किया है, चाहे उनका कॉल्स वाले अमाउंट हो, चाहे उनका अलॉटमेंट का हो, चाहे उनका एप्लीकेशन का हो, तो उस टाइम पे अगर वो कोई भी गड़बड़ी कर देते हैं पेमेंट के, तो वो आपका कॉल्स इन एरर में चला जाता है। तो जब भी कंपनी के द्वारा डिविडेंड को पे किया जाएगा, तो वो एक्चुअली पेड किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए पे किया जाएगा जो कि शेयर होल्डर ने पे किया। मैं दोबारा से आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि जब डिविडेंड को पे किया जाएगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि शेयर होल्डर्स ने कॉल इन एरर्स कर दिया होगा एक टाइम पे, तो कॉल इन एरर्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा सिर्फ और सिर्फ उन पे कैलकुलेट करके ही डिविडेंड को पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके कॉल इन एरर को इग्नोर करके देन उसके बाद उनके फुल अमाउंट पे डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है इस बात को। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डिविडेंड को जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाएगा तो ध्यान में रखा जाएगा उनके कंसीडरेशन डेट को, जो कि आपके इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि ये रिकमेंडेड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, जिसको हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। और ये आपका मान लो कोई भी एक कंटिजेंसीज हो सकता है या कोई भी जो इवेंट होता है, मतलब बैलेंस शीट में इन सभी के बाद में दिखाया जाएगा। मान लो कोई भी डिक्लेयर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा डिविडेंड को, मतलब ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे, तो आफ्टर द बैलेंस शीट के जब तक उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा डिविडेंड को एज अ लायबिलिटी के तौर पर, हम उसको शो करेंगे। कहाँ पर शो करेंगे? बैलेंस शीट में जब तक मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, लेकिन वो कोई ना कोई घटना हो सकता है जो कि आपके बैलेंस शीट में दिखाया गया है, तो उन सभी के बाद में ही जो अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया है इससे रिलेटेड कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो कंपनी को इन सभी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट के अंदर। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं, तो हो सकता है कि कोई बातें हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो उनको नोट्स टू अकाउंट के रूप में शो किया जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसके बारे में अगर आपने डीपली समझना है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये बताया कि कंपनी को सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट के अंदर, और इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री को पास नहीं किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड के लिए कोई भी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर पास नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा प्रपोज डिविडेंड के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है कि जब भी हमारे डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा और जब टाइम आएगा कि अब डिविडेंड को पे कर दिया जाए, उस कंडीशन में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दिखाएंगे, किस तरीके से अपने जनरल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल अकाउंट। सेकंड आपका इस तरीके से हो जाएगा, जब हम डिविडेंड के ऊपर जो भी एक टैक्स बनता है उसको पे करेंगे, तो लिखेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद हम इसको पे कर देंगे। पे करने के बाद भी जो भी आपका डिविडेंड पेबल रहेगा उसको हम डिविडेंड बैंक के अंदर दिखाएंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा डिविडेंड है जो कि डिक्लेयर किया जाएगा दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में। मतलब कि दो अलग अलग जब जनरल एनुअल मीटिंग किया जाएगा तो उसके बीच में अगर किसी भी डिविडेंड को हम डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरिम। इंटरिम का जैसे कि नाम से ही पता है कि बीच वाला कोई नाम है, तो जैसे कि पता है कि कोई भी चीज़ अगर बीच में है इसका मतलब आगे पीछे कुछ ना कुछ है। तो सेम वही है कि जब दो एनुअल मीटिंग्स के बीच में अगर हमने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो आपका कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड। और साथ ही ये जो आपका डिविडेंड है ये रिक्वायर नहीं करता है किसी भी तरह के अप्रूवल के लिए, मतलब शेयर होल्डर से इसके लिए कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल का मतलब ये होता है कि इनसे डिस्कस के दौरान इनसे परमिशन लेना, इस टाइप का कोई भी अप्रूवल हो सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। साथ ही जो आपके सेक्शन 123 के सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, मतलब कोई भी जो बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर है किसी भी कंपनी के, वो डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके के डिविडेंड को अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में। और ये जो डिविडेंड है ये किनके में से दिया जाएगा, मतलब कि कौन से अमाउंट में से दिया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट बताया गया द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में, मतलब जो इनके इस खाते में जो भी एक प्रॉफिट है, जो भी एक अमाउंट है, उसमें से इंटरिम डिविडेंड को पे किया जा सकता है। सेकंड ये है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट दिया जा सकता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसमें से भी इस तरह के डिविडेंड को पे किया जा सकता है, मतलब डिक्लेयर किया जा सकता है, साथ ही साथ पेमेंट भी किया जा सकता है। तो ये आपका था इंटरिम डिविडेंड। उसके साथ में दे रखा है कि जब हम इस तरीके के डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, साथ ही साथ पेमेंट करते हैं, तो इसको हम जनरल एंट्रीज में कैसे दिखाएंगे। तो एक टाइम है जब इसको डिक्लेयर किया जाएगा। जब डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेयर का मतलब होता है कि एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया, हमने ये मान लिया कि हमें इस डिविडेंड को पे करना है। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड पेबल अकाउंट, उस तरीके से फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर एक टाइम आएगा जब आपको इस अकाउंट को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब एक अकाउंट को सेपरेट करना पड़ेगा डिविडेंड बैंक अकाउंट के साथ में, तो इस तरीके से हम दिखा देंगे। फिर पेमेंट के टाइम पे इस तरीके से दिखा देंगे, तो इस तरीके से पूरे एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड क्या है, जब फाइनल डिविडेंड है ये डायरेक्टर के द्वारा प्रपोज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के थ्रू। कंपनी के अंदर कभी जनरल मीटिंग को किया जाएगा तो वहाँ पे शेयर होल्डर के द्वारा या उनका जो भी डायरेक्टर्स है उनके द्वारा प्रपोज किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब प्रपोज तो किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा। प्रपोज का मतलब ये होता है कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि वहाँ पे डिस्कस के दौरान उन्होंने समझ लिया कि इसको हमें पे करना है, देन उसके बाद में शेयर होल्डर के द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इन्होंने ऐसा प्रपोज किया, मतलब एक प्रपोजल के तौर पर रखा है। उसके बाद में इसको फाइनली हम डिक्लेयर कर देंगे और एक टाइम आएगा जब शेयर होल्डर के द्वारा इसको अप्रूव भी कर दिया जाएगा और जो भी एक डिविडेंड बनता है उनको हम यहाँ पर पे कर देंगे। बट इन नो केस दे कैन इंक्रीज इट, कि मतलब हो सकता है कोई केस में अगर मान लो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा अलग चेंजमेंट हो सकता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने सिर्फ प्रेफरेंस इशू के बारे में समझा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं या जिसके बारे में हमने पहले समझा था कि प्रेफरेंस आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है। जैसे कि जो भी हमारे होल्डर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आते हैं के अंडर आते हैं, तो उसके साथ में ये कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या। प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब है कि ऐसे डिविडेंड या ऐसे प्रॉफिट या ऐसे लाभ जो कि आपका फिक्स कर दिया जाता है, मतलब कि इनके रेट को फिक्स कर दिया जाता है, इनके डिविडेंड को फिक्स कर दिया जाता है पहले ही। जिस तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको कुछ प्री राइट मिलते हैं, जैसे कि उनको लाभ पहले मिलता है या अगर कैपिटल को रिटर्न कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको पहले ही दिया जाता है, मतलब हर चीज़ उनको पहले मिलता है। सेम इसी तरीके से जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है इसमें भी रेट को फिक्स कर लिया जाता है। जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये पे किया जाएगा इक्विटी डिविडेंड से पहले। मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, जैसे कि कंपनी के अंदर दो शेयर होल्डर है, एक है इक्विटी शेयर होल्डर, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब डिविडेंड को पे करने का टाइम आएगा, मतलब जब हमने ऐसा डिक्लेयर कर लिया, सब कुछ फिक्स हो चुका है कि डिविडेंड को पे किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जब भी डिविडेंड को हम पे करेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि जो भी लाभ है उसको हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हम डिविडेंड देते हैं सबसे पहले उसी को बोलते हैं हम प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो हमारे होल्डर्स हैं उनको देने से पहले ही दिया जाता है। किनको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो वही डिविडेंड जो है आपका कहलाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके साथ में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कुमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन कुमुलेटिव हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी कौन से प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं, नॉर्मल करते हैं या काफ़ी सारे जो इनके कैटेगरीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सिंपल सी बात बस यही है कि प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब यही है कि जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाएगा तो वही कहलाएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि सोर्सेज कौन कौन से है डिविडेंड को पे करने का, मतलब कि जब भी डिविडेंड को पे किया जाएगा तो एक अमाउंट भी तो होना चाहिए कि कहाँ से कंपनी पे करेंगे। और यहाँ पे साथ में नोट्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया गया है, इसलिए नोट्स के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर है, मतलब कि अगर कंपनी ने किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं किया है कि उनके जो प्रेफरेंस शेयर है वो किस टाइप के हैं, लाइक पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, किस टाइप के हैं,
तो उस कंडीशन में जो प्रेफरेंस शेयर है उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि ये या तो क्युमुलेटिव हो सकते हैं या नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, जब तक इनके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन ना दे दिया गया हो, कि जब तक कंपनी उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं सही तरीके से उसको क्लैरिफाई नहीं करते, तो उस कंडीशन में जो प्रेफरेंस शेयर है उनको या तो क्युमुलेटिव ही माना जाता है या तो उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग ही माना जाता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है कि किस किस में से पे किया जाएगा, तो सबसे पहले है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे किया जा सकता है, और साथ ही यहाँ पे सेक्शन का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सेक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं सारे चीज़ों को। हर सेक्शन कंपनी के अंदर जितने भी सेक्शन आते हैं ये कुछ ना कुछ बातों को बताते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स को डिफाइन करते हैं। तो इन सारे सेक्शन को ध्यान में रखना कि जब डिविडेंड को पे किया जाएगा तो उस टाइम में जो आपका सेक्शन है 123 के सबसेक्शन 1 के अंदर वो बोलते हैं कि जो कोई भी डिविडेंड है ये डिक्लेयर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। मतलब कि अगर हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्ट आउट ऑफ, कि इनमें से इनको छोड़ के अगर कंपनी बात करे किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पर कंपनी किसी भी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करती किसी दूसरे अमाउंट में से, तो सिर्फ इनका यूज़ करते हैं डिविडेंड को पे करने के लिए। तो सबसे पहले हो सकता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से करें। सेकंड हो सकता है कि जो उनका प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि पिछले सालों के जो भी प्रॉफिट है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है कि सोचते हैं कि इस साल हम डिविडेंड को पे नहीं करेंगे, इस टाइम हम प्रॉफिट को रोक के रख लेते हैं कि आगे हो सकता है कि हमें कुछ काम पड़ जाए। इस वजह से कि हो सकता है कि कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो तो उस टाइम पे इस प्रॉफिट को यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें से हो सकता है मतलब कि ऐसा किया जाता है कंपनी के द्वारा कि कोई भी जो डेप्रिसिएशन है या कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इन सभी को माइनस करने के बाद ही जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसमें से जो डिविडेंड है उसको पे किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड है, आउट ऑफ मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ ए गारंटी गिवन बाय दैट ऑफ गवर्नमेंट, कि कई बार ऐसे कंपनी होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल स्केल पे होते हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उनको काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि उस तरीके की जो कंपनी है वो ग्रो कर सके। तो उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट ऐसी सुविधा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो डिविडेंड है वो इनमें से पे किया जा सकता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे जिसमें से डिविडेंड को पे किया जा सकता है, सारे सोर्सेज है जिसमें से डिविडेंड को पे किया जा सकता है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ओपनिंग ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिविडेंड पर्पस, कि कंपनी के द्वारा जब भी डिविडेंड को पे किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट को ओपन करना होता है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जो भी एक अमाउंट है डिविडेंड का इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आपका इंटीरियम डिविडेंड हो गया या कोई भी अगर हमने डिपॉजिट किया है इसके अंदर, तो बैंक के अंदर एक सेपरेट अकाउंट को खोल लिया जाता है विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा, मान लो आज के दिन, मान लो कोई भी डेट हो सकता है, मान लो एक डेट है फर्स्ट, आज की तारीख है, तो अगर 1 तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा कि आज हम क्या करेंगे, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड को पे करेंगे, तो 1 तारीख से लेके 5-6 के बीचों बीच में ही उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट को ओपन करना होता है, मतलब विद इन 5 डेज करना होता है। जब भी उन्होंने डिक्लेयर किया है उस दिन से लेके आगे के जो 5 दिन बनते हैं उनमें से उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, जो कि आपके सेक्शन 123 के सब सेक्शन 4 के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है? अनपेड नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये पे नहीं किया गया है, कि किसी भी कंपनी के द्वारा अगर डिविडेंड को डिक्लेयर तो कर दिया गया है लेकिन पे नहीं किया गया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, कि जब भी कंपनी ने या किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा, कंपनी के द्वारा जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज के अंदर अगर उसको पेमेंट नहीं किया गया, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो वो आ जाता है आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर एक साथ में ये पॉइंट भी है कि जब डिविडेंड शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसे एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब ये जो 30 डेज है ये भी अगर बीत जाते देन उसके बाद में एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर ही अंदर जो पीरियड है आपका 30 दिन का,
उसमें जो भी एक अमाउंट रहेगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट जो डिविडेंड है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, विच रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड टू ए स्पेशल अकाउंट टू बी ऑपरेट बाय द कंपनी, कि कंपनी के द्वारा कोई भी एक दूसरा अकाउंट रहेगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किस नाम से, या तो अनपेड डिविडेंड के नाम से या तो अनक्लेम्ड डिविडेंड के नाम से, और ये बिहाफ रहेगा किसी भी शेड्यूल बैंक के जो कि आपका कहलाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ में समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मतलब ये है कि एक अकाउंट को ओपन किया गया है, उसका जो मेन पर्पस है यही है कि अगर डिविडेंड को पे नहीं किया गया है डिक्लेयर करने के बाद, देन उसके बाद में जो अमाउंट है जो कि डिक्लेयर तो किया गया था लेकिन उसको पे नहीं किया गया, तो वो जो अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको पे ही नहीं किया गया तो वो अमाउंट प्रॉफिट किस नाम का, वो डिविडेंड किस नाम का, जब उसको हमने पे ही नहीं किया तो उसको बाद में ट्रांसफ़र करना होता है। कहाँ पे करना होता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि आपके सेक्शन 124 के सबसेक्शन 1 के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ इस तरीके से एंट्रीज को लिखा जाता है अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट में। उसके साथ में एनी मनी जो भी ट्रांसफ़र किया गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में किसी भी कंपनी का विच रिमेन अनपेड हुआ है, या तो वो अनपेड है या तो वो अनक्लेम है, फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, उसको बाद में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा, और जो भी आपका इन्वेस्टर एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, फंड है, इन सभी को एक स्टेटमेंट के तौर पर इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। और हो सकता है कि ये जो अमाउंट है इसको आगे जाके डिविडेंड के पेबल में यूज़ कर लिया जाए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बट अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मतलब यही है कि ऐसे डिविडेंड जो कि पे नहीं किया गया है, देन उसके बाद में एक अकाउंट को ओपन कर लिया जाता है जिसमें इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। अब देखो, कोई भी जो एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है घरेलू कंपनी जो कि किसी देश के अंदर ही अंदर अपने कंपनी को चला रहे हैं, उनका जो भी एक परचेजिंग सेलिंग का काम है अपने देश के अंदर ही अंदर है, बाहर उनका दूसरे देशों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी है उनका जो भी एक इनकम टैक्स पेबल रहता है, उनकी चाहे इनकम पे हो तो साथ ही साथ वो आपके टैक्स पेबल के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका जो एक इनकम का एक क्राइटेरिया रहता है जिसके अंदर उससे ज़्यादा अमाउंट होने पे, उससे ज़्यादा इनकम होने पे हमें टैक्स पे करना होता है। तो सेम वैसे ही है यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि टैक्स पेबल के अंडर आते हैं, उनके जो भी इनकम बनते हैं तो उनको इनकम पे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस टाइम पे जब भी इनकम को डिक्लेयर किया जाएगा और मान लिया जाएगा कि जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स के अंदर आता है, तो उस कंडीशन में जो भी डिविडेंड है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है कंपनी के द्वारा। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सीडीटी का जो रेट है वो 17.65% है विद सरचार्ज, मतलब इसके अंदर सरचार्ज है 12% प्लस में 3%, जिसमें आपके एडुकेशन में से माइनस किया जाता है। कोई भी आपका जो इफेक्टिव रेट है 20.30% के बेस पे, तो इसको इसमें माइनस करके दिखाते हैं। तो ये था आपका टैक्स का। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि जो हमें टैक्स पे करना होता है कंपनी के द्वारा, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न किया जाता है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि कंपनी के द्वारा इनके लिए थोड़ा सा पहले से ही एक प्लानिंग के तौर पर रख लेते हैं कि हमें किस तरीके से टैक्स को पे करना है। तो यहाँ पर यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स, कि किस तरीके से टैक्स के लिए हम प्रोविज़न करते हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रोविज़न फॉर टैक्स, कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपके इनकम के ऊपर जो भी हम टैक्स पे करेंगे किसी भी सर्टेन ईयर के अंदर, तो उसके लिए जो एक प्रोविज़न है उसकी नीड्स रहती है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। और ये जो आपका क्रिएट किया जाता है करंट ईयर में किया जाता है और उसको डेबिटेड करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, मतलब कि जो भी आपका बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स उस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका जो यूज़ है वो प्रेजेंट ईयर के अंदर, मतलब प्रेजेंट ईयर विल बी यूटिलाइज इन द प्रीवियस ईयर, कि जो भी एक प्रोविज़न है वो हो सकता है कि जो भी उनका प्रीवियस ईयर का यूटिलाइजेशन के अंदर आता है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो भी आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो ट्रायल बैलेंस में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, और इस तरीके से इसकी जो एंट्रीज है उसको हम लिख के दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। अब नाम से ही पता है आपको एडवांस टैक्स, मतलब टैक्स को हम एडवांस में पे कर रहे हैं।
तो नाम से आपको यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि ऐसा एक टैक्स है जो कि एक सेल्फ असेसमेंट के लिए रखा जाता है, जिसको हम रेफर करते हैं कि किसी भी ईयर के अंदर जब टैक्स को पेड किया जाएगा या उसको हम करेंगे, लेकिन उसको एडवांस में करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्सेस। तो इस तरीके से जो एडवांस टैक्सेस है उसको एडवांस में पे किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये भी जो भी एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू दिया जाता है, मतलब जो टैक्स है हो सकता है इंस्टॉलमेंट में या एक साथ ही दे दिया जाए किसी भी साल के अंदर। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्रीज को दिखाएंगे, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में। और इसके जो प्रोविजन बनेगा, मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनेगा, इसको हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आपका एक लायबिलिटी के तौर पर अपीयर किया जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे हम? प्रोविजन का जो हेडिंग है उसके अंदर हम दिखाएंगे लायबिलिटीज के तौर पर, दायित्व के तौर पर। उसके बाद में जो भी एक इसका बनता है असेसमेंट के ऊपर प्रोविजन, जो भी हमारा टैक्स है, इसको हम एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर मान लो जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है अगर ये ज़्यादा बन जाता है प्रीवियस ईयर के प्रोविजन के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी जो एक्सेस बन जाता है, मतलब जो ज़्यादा बन जाता है, उसको हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और हो सकता है जो भी आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है ये अगर कम हो जाए, लेस देन हो जाए प्रोविज़न के, तो यहाँ पर जो भी एक प्रोविज़न के लिए हमने बनाया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब एक्सेस हो जाएगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर कम हो जाए तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था आपका पूरा एडवांस टैक्स के बारे में। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीज़न सेकंड, और साथ में जो आपका शेड्यूल है थर्ड। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है कंपनी के, तो इससे रिलेटेड जो भी एक रूल रेगुलेशन आता है, कंडीशन आता है, जो कि इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो मान लो कोई भी कंपनी है जो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो रूल बना हुआ है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडिंग रूल 2015 के अकॉर्डिंग, तो इन सभी को इनके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो साथ ही साथ जो ये आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर जिस भी तरीके से डिफाइन किया गया, जो भी एक कंडीशन को बताया गया, उनको फुलफिल किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी संशोधन करना। अब संशोधन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी चेंज करना हो, कोई भी सही तरीका जोड़ना हो या घटाना हो, तो इसमें इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि आपके किसी भी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी रिक्वायर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देन उसके बाद में इसके अंदर जो भी कंडीशन है उसको हमें फुलफिल करना होगा। इसके अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा एज अ कंपनी। उसके बाद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपका है बैलेंस शीट, देन उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, एंड जो आपका नोट्स भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है इनके अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा जाता है जो भी एक रिलेवेंट है आपके एएस के अंदर बताया गया है, और जो भी एक कंप्लेंस किया जाता है, मतलब जो भी एक रिक्वायरमेंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इन सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। सारे ट्रीटमेंट को, डिस्क्लोजिंग को, चाहे आपका एडिशन हो, अमेंडमेंट हो, सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी डिलीटेशन हो, मतलब किसी भी हेडिंग या सब हेडिंग के अंदर, तो इन सभी को चेंज करके देन उसके बाद में मॉडिफाई करने के बाद, मतलब फाइनली जिस भी तरीके से हमें जरूरत रहेगा, रिक्वायर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो भी शेड्यूल आपको डिफाइन करता है, इन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमें सारे काम को प्रॉपरली मैनर में कंप्लीट करना है, जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं सारे पॉइंट को। तो ये यहाँ तक का सारा पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जाके जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फीडबैक में आप ज़रूर बताना कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। मतलब इस क्लास में हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी उसके 2 पार्ट बन गए। फर्स्ट पार्ट ये आपका सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इससे पहले फर्स्ट पार्ट है, उसको भी ज़रूर देखना। और आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। चाहे तो आप मैच करके भी देख लेना, सारे पॉइंट्स को डिफाइन किए गए, किसी भी कॉन्सेप्ट को हमने स्किप नहीं किया है, सभी को समझा है। तो फीडबैक में ज़रूर बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लगी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो उसको ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि आपके सजेशन के थ्रू
जो वीडियो की क्वालिटी है, जो क्लासेस की क्वालिटी है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है। इस वजह से अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो उसको ज़रूर से देना। अगर आपको क्लासेस सही लगे किसी भी सजेशन की या किसी भी प्रॉब्लम आपको नहीं लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लासमेट्स है या जो भी हमारे इन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। ज़रूर से बताना क्लासेस आपको कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।